अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम आज फिर खासा ठंडा है और धुंध भी जम के पड़ी है। धुंध ने तो जैसे हर चीज़ को, हर मंजिल को धुंधला कर रख दिया है और लाहौर शहर की कुछ पॉकेट्स तो हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। वहाँ पर 30 से 50 फीट तक भी बामुश्किल नजर आ रहा है। इसलिए आज फिर प्रोग्राम के आगाज में मुझे आपको याद दिलाना है कि जरा एहतियात करें और गैर ज़रूरी सफ़र बिल्कुल ना करें। कहीं जाने का अगर आपका प्लान है और बहुत ज़रूरी नहीं है तो अपना प्लान थोड़ा आगे कर लीजिए, उसको रीप्लान कर लीजिए। और इसी मौसम के हवाले पर दूसरी अहम बात यह है कि धुंध के मौसम में शहर में जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चोरी है, डकैती है, राहजनी की वारदातों में बहुत हद तक इजाफा देखा जा रहा है और जराइम पेशा अफराद धुंध का फायदा उठाते हुए बेचारे शहरियों को लूटने के लिए धाक लगाए बैठे होते हैं। इसलिए जरा अपने आसपास के माहौल पर, लोगों पर, अपने मोहल्लेदारों पर नजर रखिए क्योंकि ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हफ्ते का आखिरी रोज़ है, हमारी और आपकी मुलाकात है आखिरी इस हफ्ते की और कल हमारी छुट्टी होगी, लेकिन बिल्कुल इसी टाइम पर आप देख पाएंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में कुछ अहम मामलात होंगे, वाक़यात होंगे, कुछ अहम शख्सियत की बात होगी जो आज के दिन हमसे बिछड़ गई थी। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सुनाते हैं आपको एक मुनफरिद खबर की कहानी और ख़बर मेरे पास अमेरिका से है, जहां पर नासा ने अपने खलाई जहाज़ के मरीख पर उतरने का ट्रेलर जारी किया है। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। आपने हाल ही में सुना होगा कि जदीद तरीन मरीखी मिशन परसेवरेंस के बारे में जो इस साल जुलाई में मरीख की जानिब भेजा गया है। इस मरीखी गाड़ी की खास बात यह है कि वो उसकी सतह से मिट्टी और पत्थर लेकर ज़मीन पर वापस आएगी, जहां तजुर्बागाहों में माहिरीन उसका बगौर मुताला करेंगे। और अब सिर्फ 55 दिन के बाद परसेवरेंस मरीख पर उतरेगा और उसका एनिमेशन ट्रेलर क्रिसमस के मौका पर जारी किया गया है। इस 1 मिनट के ट्रेलर में खलाई गाड़ी को मरीख पर उतरते हुए देखा गया है। इस ड्रामाई ट्रेलर में खसूसी सौती असरात के साथ साथ प्रिवर्सन को मरीखी फ़ज़ा में दाखिल होते, पैराशूट खोलते, हरारत से बचाने वाली शील्ड की सरगर्मी और आखिरकार रोबोट को मरीखी सतह पर उतरते हुए भी देखा जा सकता है। परसेवरेंस मिशन को इस बार बतौर ख़ास फल्की हयातियात यानी एस्ट्रोबायोलॉजी की तहकीक के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसकी ख़ास आलात मरीख की सुर्ख मिट्टी में किसी पुराने ऑर्गेनिक जूस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी जानिब मरीखी सतह और मरीखियात का अहवाल भी मालूम हो सकेगा। ये मरीखी मौसम के कदरे पुराने आसार की खोज करेगा और आखिरकार इंसानी मुहिम जोई की राह हमवार करेगा। लेकिन दूसरी जानिब यूरोपीय खलाई एजेंसी और चीन ने भी मरीख के लिए हैरत अंगेज खलाई जहाज भेजने की खबर दी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मुनफरिद खबर आपको सुनाते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपके घर में पानी बिल्कुल शफाफ आने की बजाय गुलाबी रंग का आने लगे तो यकीनी तौर पर आप परेशान हो जाएंगे और ऐसा बिल्कुल हकीकत में हो चुका है, लेकिन चाइना में हुआ है। हुआ क्या, डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि चीन के कुछ इलाकों में लोगों के घरों में नलकों से रंगीन पानी आने लगा, जिसने मकामी अफराद को खौफ में मुब्तला कर दिया। मुतादिद अफराद ने इस पानी की तस्वीर, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि ये रंगीन पानी 2 दिन तक उनके घर में आता रहा है और उसके बाद खुद ही मामूल के मुताबिक पानी ठीक हो गया, साफ हो गया। इस दौरान हुक्काम तफ्तीश भी करते रहे कि पानी का रंग आखिर बदला क्यों, लेकिन ताहाल वो उसकी वजह तलाश नहीं कर पाए। पानी की रंगत में ऐसी तब्दीली इससे कबल सन 2017 में भी देखी गई है। हुक्काम का कहना है कि पानी का रंग गुलाबी हो जाने की वजह वो केमिकल भी हो सकता है जो पानी को ट्रीट करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना है कि ये केमिकल बेज़रर है और पीने के लिए बिल्कुल महफूज है, किसी खतरे की कोई बात नहीं। नाज़रीन, नलकों से आता गुलाबी पानी देखकर मेरे जहन में अपने इलाके का कुछ पानी आ गया है। हमारे यहाँ नलकों से गुलाबी पानी, फिरोजी पानी तो क्या आना है, हमारे यहाँ तो गटर का मिला गंदा पानी आने लगता है जब हमारे यहाँ सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं और यकीनी तौर पर वो पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं होता और तब हमारे शहरी भी परेशान हो जाते हैं। तब भी सोशल मीडिया पर वीडियोस डाली जाती है, इदारों को जगाया जाता है कि भाई पानी का कुछ एहतमाम कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महंगाई के सुनामी के हवाले से जिसने हंदिया की तैयारी मुश्किल तरीन बना के रखती है। यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़, लेकिन उसके बावजूद परचून मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर्स में भी घी और खूरदनी तेल की कीमतों में 12 रुपए तक का गैर मामूली इजाफा देखा गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं रिपोर्ट में दिखाते हैं।
आम आदमी की हंडिया के लिए घी का तड़का भी मुश्किल हो चला। क्या परचून मार्केट, क्या यूटिलिटी स्टोर्स, हर जगह घी और खुदनी तेल महंगा हो गया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स में घी की कीमत 8 रुपए बढ़ा दी गई, जिसके बाद 230 से बढ़कर कीमत 238 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दर्जा अव्वल के कुकिंग ऑयल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। खुदनी तेल की कीमत 245 से बढ़ाकर 255 रुपए फी लीटर कर दी गई। दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल भी 12 रुपए तक महंगा कर दिया गया। कीमत 215 से बढ़ाकर 227 रुपए लीटर कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरियों ने कहा कि सस्ते स्टोर्स पर भी अब नाम का ही रिलीफ रह गया है। हाँ जी, घी भी महंगा हो रहा है, सारी चीजें वगैरह और जितनी भी चीजें महंगी हो रही हैं। घी वगैरह भी बहुत मुश्किल है। पहले 100 रुपए में 80 रुपए में होते थे, अभी कीमतें डबल हो गई हैं। तो इसलिए जो है ना, तनख्वाह वही है, दिहाड़ी वही है। डे बाय डे जो है ना इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है और गरीब आदमी की पहुंच से घी दूर होता जा रहा है। परचून मार्केट में भी घी और खुदनी तेल महंगा हो गया। दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 12 रुपए फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। 5 लीटर ऑयल पैक 1275 से महंगा करके 1335 रुपए का हो गया। सार्फी ने महंगाई के खूब शिकवे किए। कहते हैं मुख्तसर अरसे में खुदनी तेल की कीमत में होशरबा इजाफा हुआ। 155 रुपए लीटर मिलने वाला कुकिंग ऑयल 267 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों ने मजीद कहा कि शाय जरूरिया क्या खरीदें या शाय खुर्दनोशी खरीदना मुश्किल बना दिया गया है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, महंगाई की तो बात हो गई है, कुछ अहम मौज़ूआत पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सर्दी के मौसम की बात हो रही है तो यकीन जानिए आपको अच्छा नजर आना, आपके पहनावे बदल जाते हैं और उसके साथ साथ सर्दी को भी कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास तौर पर ख़वातीन के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि उन्होंने अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी पहनने हैं, फैशन को भी फॉलो करना है और उसके साथ थोड़ा ठंड से भी बचना है। तो इस मौसम में कौन कौन से कलर्स जो पहने जा सकते हैं, किस किस अंदाज में आप अपनी शख्सियत को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, फैब्रिक पेंट क्या होते हैं। आजकल पेंटिंग और हैंडमेड काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कहा जाता है ना कि फैशन रिपीट होता है। वही जो हमारे माओं के ज़माने के पुराने फैशन होते थे वो आजकल दोबारा से फिर बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो इसी पे बात करने के लिए आज एक ख़ास मेहमान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है जी, हमारे साथ मौजूद हैं नादिया नबील है, फैशन डिज़ाइनर है। आपको प्रोग्राम में नादिया खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि सर्दी में अच्छा नजर आना, फैशन को फॉलो करना और ठंड से बचना, हाँ, कितना आसान कितना मुश्किल? कितना मुश्किल बिल्कुल है। ठंड से बचना अब ज़रूरी भी बहुत है। अब मौसम इतना सर्द होता जा रहा है कि आपको कवर करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा ये सीज़न जो है ये वेडिंग सीज़न है, है ना? और तो वेडिंग्स में लड़कियों को ठंड बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। मैं खुद ऐसे ही आज इसी तरह से बिल्कुल इसको मैं खुद अपने आप को देखूं तो ऐसा ही है कि फंक्शन आ गया तो आपको सबसे ज्यादा फिक्र सबसे पहले अपने ड्रेसेस की, कलर्स की, उन कॉम्बिनेशंस की वो फिक्र हो जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली। और फिर ये सोच रहे होते हैं ना हम कि हमारा जोड़ा सबसे मुनफरिद हो, पूरी शादी में वैसी चीज किसी ने ना पहनी। एग्जैक्टली इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैंने थोड़ी सी एक कोशिश इस बार हमने विंटर कलेक्शन में अपने ऐड की है। अब आप मुझसे पूछेंगी तो डेफिनेटली मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। फैब्रिक पेंट हम देख रहे हैं हर जोड़े पर, बड़ा खूबसूरत। अच्छा, दूर से ये लग नहीं रहा कि ये फैब्रिक पेंट है, क्योंकि इतने खूबसूरती से इन्होंने फैब्रिक पेंट किया है और उसके साथ साथ उसको स्टोन्स के साथ, सीक्वेंस के साथ बड़ा प्यारा सजाया। फैब्रिक पेंटिंग मुझे बताइए कि दोबारा से ट्रेंड में आ गई है? फैब्रिक पेंटिंग ट्रेंड में आ गई है। बहुत पहले भी ये इन थी, लेकिन अब मैंने इसको ट्रेंड में लाने की एक कोशिश वापस फ्रॉम माय साइड, मेरी ये कोशिश है कि डिफरेंट। आपने अभी आपने क्वेश्चन अभी बताया मुझे कि हर इंसान डिफरेंट लगना चाहता है अपने अकॉर्डिंग, कि मेरा जोड़ा सबसे प्यारा लगना चाहिए। हर गर्ल, एवरी वुमेन, हर बंदी, मैं खुद शामिल हूँ उनमें, ये कोशिश होती है। तो इस बार हमने अपने प्रिंट्स के साथ मैंने अपने हैंड पेंटेड फ्री हैंड स्टाइल में पेंट करती हूँ, कोई उसमें मैं कॉपी नहीं करती, कुछ भी मुझे स्टेंसिल छपता नहीं है। नो अच्छा नादिया, मैंने भी हैंड पेंट कर रखा है। जब मुझे मैट्रिक के बाद में फ्री हुई, एफए के बाद में फ्री हुई, तो मैंने भी करना शुरू किया, लेकिन मैं तो बाकायदा पहले उसको छापे लगवाती थी, उसके बाद ऊपर पेंट करा करती थी। नथिंग मेरे टारगेट्स आप डिटेल्स जब दिखाएंगे खुद आप देख सकती हैं कि कहीं कोई वो ऐसी लाइन नहीं मिलेगी आपको। इट्स फ्री हैंड स्टाइल, मैंने ब्रश पकड़ना है और एक कंप्लीट लुक दे देनी है। आमद होना शुरू हो जाती है। हाँ, म्यूजिक ऑन एंड नादिया ऑन हो गई है।
ठीक। बस वो स्टार्ट हो जाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करके एक प्रॉपर उसको एक सैम्पलिंग करके फिर हम उसको जो है वो ले आते हैं। अच्छा, कैसा फीडबैक कैसा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इस बार की विंटर कलेक्शन जो भी हालात हैं हमारे मुल्क के, लॉकडाउन सब बंद, ये वो हो रहा है, लेकिन लोगों ने एडमायर किया है काम को, नादिया नबील डिज़ाइंस को, कि अब हम ऑर्डर्स सिर्फ लाहौर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब आउट ऑफ कंट्रीज से भी हमारे अच्छा नादिया, हमें ये बताइए कि ये हम जो फैब्रिक पेंट्स की बात करें, अब बहुत सारे लोग हैं वो खुद से भी काम करना चाहते हैं, बहुत सारे घर में खवातीन होती हैं बड़ा अच्छा काम करती हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं, क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है अगर इंटरेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बात कहूंगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर वाई नॉट, यू कैन डू इट। ठीक। अच्छा, कलर्स कौन से होते हैं जो हम फैब्रिक के लिए इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट मीडियम्स हैं। हाँ। इसमें सिल्क के सेरा सिल्क आ जाता है एक नाम, रोजीटा, इसमें एम्बोज हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल फैब्रिक पेंट्स आई एम यूजिंग ऑन इट। ठीक, ये हमारे पास कुछ शॉल्स भी हैं, ये भी हैंडमेड है नादिया? बिल्कुल, ये मेरी हैंड पेंटेड फाइल्स हैं जिन्हें मैंने डिजिटली प्रिंट करवाया हुआ है। ये यकीनन बहुत मेहनत का काम है, इतना सोचना कि हमें कौन से कलर्स चाहिए, और बाकायदा सर्दी का एहसास हो रहा है इन शॉल्स को देखकर। सो मच, थैंक यू। अच्छा, आपके पास एक जोड़ा है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को दिखाएं और साथ में हम डिटेल्स भी जानेंगे कि ये क्या है। आज तो पूरी हमारा सेट बुटीक बन चुका है, बन गया आज। अच्छा चलिए ये ड्रेस दिखाइए जरा। आज तो ये आजकल पेस्टल कलर्स के फैशन भी बहुत ज्यादा, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग मैंने ब्लैक में भी एक प्ले किया है, लेकिन ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ आपके सामने। ये टीपिंग पे मैं प्ले कंप्लीटली आप देख सकती हैं इसको, ये हैंड पेंटेड ईगल मैंने पेंट किया हुआ है, अगर आप देख पाए ईगल, फ्लाइंग ईगल है ये, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इट्स अरेबिक लॉन्ग ड्रेस, अरेबिक स्टाइल कट है, ये उसकी मैक्सी है लॉन्ग, जिसके मैंने जो है वो फ्रंट पे मैंने सीक्वेंस के साथ प्ले कर दिया। और एक साइड से डायरेक्टली पेंट है और उसके दूसरे साइड जो है वो बड़ा अच्छा सा फ्लेयर भी आ रहा है। बिल्कुल इट्स अ ट्रेंडी कट, यस यू कैन सी इट, इट्स अ ट्रेंडी कट। आपको जरूरत नहीं है इसके साथ कोई भी शॉल या दुपट्टा, नो आप कवर्ड हैं एक साइड से, बिल्कुल कवर्ड हैं। अच्छा, पेंट तो किया है लेकिन उसके बाद उसको खूबसूरत मजीद बनाने के लिए उस पे कुछ और स्टोन्स भी मुझे चमक एडिंग, हाँ, उसके बगैर तो फिर मजा, फिर शादी का मजा तो नहीं आएगा ना। अगर हम सिर्फ प्लेन दे देंगे वो भी होता है, बट वेडिंग के अकॉर्डिंग इस बार मेरी कलेक्शन वेडिंग के अकॉर्डिंग चल रही है कि सीक्वेंस को जब ऐड करती हूँ पेंट के साथ तो फिर वो और ज्यादा एनहांस होकर खूबसूरती के साथ सामने। आज हमने आपको बुलाया है ताकि हम थोड़ी देखने वालों की भी मदद करें कि जो घर में खवातीन बैठी हुई हैं उनको जरा मशवरे दें कि वो क्या करें, पहले से अपनी शर्ट्स पे छपवा लें, किस तरह के डिजाइन फैशन में है, आगाज कैसे करें। अगर वो खुद करना चाहते हैं, सेल्फिश हो जाऊं तो फिर पहले नादिया नबील के पास आ जाएं। अगर थोड़ा सा सेल्फिश होना नहीं है ना, हमने देखने वालों की मदद करनी है। नहीं, बिल्कुल, मैं इवन गाइड भी ये चीज़ फ्रेंड्स पूछते हैं, एक सर्कल है जो गाइडलाइन में डिफरेंट ग्रुप्स पे अपना जब काम लगाती हूँ, फेसबुक पे डिफरेंट जगहों पे मेरा प्लेस होता है, तो क्वेश्चंस आते हैं जिस पे गाइडलाइन में बिल्कुल बता सकती हूँ कि आप अगर आपको ड्राइंग, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मुझे तो ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती नादिया, आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होना बड़ी, ड्राइंग का अच्छा बच्चा नहीं रहा। नहीं, सिर्फ शौक नहीं, जब तक पेपर पे मैं चाइल्डहुड टाइम की बात बार बार करती हूँ कि 4th 5th क्लास से पेंसिल शायद ही मेरे हाथ से जो है वो गई हो। प्रैक्टिस, मैं नेचर को देख के, प्लांट्स को, पौधों को, मोटिव्स देख के, इवन कोई भी शेप पड़ी हुई है मेरे सामने, मैं उसको फौरन ड्राइंग की कोशिश कि ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो फिर देन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये होगा, फिर ये पॉसिबल होगा। डायरेक्टली मैं नहीं ये कहती रस के फौरन आइए और पेंट लेके शुरू हो जाए, मेसी हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। अच्छा, शॉल्स की हमें बताइए कि शॉल्स तो सर्दी की वैसे जान होती है, बहुत ज्यादा पसंद की, बिल्कुल कर रहे हैं, वी आर डूइंग। आप सिंपल जोड़ा पहने, अच्छी सी शॉल ले लें, आप वैसे क्लासी लगना शुरू हो जाए। जैसे मैंने खुद भी अगर वेयर किया हुआ है, यही हुआ कि इस बार ब्लेंडिंग यही की कि प्रिंटिंग तो मैं हैंड पेंट फाइल्स तो बनाती हूँ जिन्हें हम प्रिंट करवा लेते हैं, रॉ सिल्क मटेरियल पे करवाया हुआ है, लेकिन उसका जो ब्लेंड कर दिया मैंने अपने हैंड पेंटेड टच को साथ जो है वो नेक पे, नेक लाइन पे, स्लीव्स पे, जहाँ चाहता है क्लाइंट, जहाँ पे उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी चल रही है। कलर्स कौन से बहुत फैशन में है? ड्रेसेस की मैं बात कर रही हूँ। कलर्स ब्लू, ब्लैक, जो अगर आप विंटर के अकॉर्डिंग मरून बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, डार्क कलर्स, डीप मरून में बहुत काम कर रही हूँ, डार्क बॉटल ग्रीन उस पे किया है, बहुत ज्यादा उस पे पसंद कर रहे हैं लोग। जो मुझे आती हैं, मैं क्लाइंट की डिमांड देखती हूँ, वो कलर जो वो भी रेकमेंड करते हैं, मैं उस पे काम भी कर रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग कलेक्शन मैंने शायद लूप चला है और मैंने दिखा दिया है। हाँ, जो हम दिखा भी रहे हैं, और साथ साथ शॉल्स की बताइए कि शॉल्स में बहुत ब्राइट कलर और बड़े खूबसूरत फैसिनेटिंग कलर्स आपने ऐड किए हैं। ब्राइट कलर्स मेरी खुद की जो इनर एक जो वो एस्थेटिक्स जो पूछते हैं कि आपके
मुझे ब्राइट कलर्स पसंद हैं। अच्छा, वो मेरे कलर्स में वो नजर आएंगे आपको मेरे काम में, इवन पेंट में, इवन मेरे हैंड पेंट में। कोई भी जो डिजाइनर है वो अपनी पसंद कितनी चलाता है और कस्टमर को कितना देखता है? मैं इस वक्त जो काम कर रही हूँ दोनों चीजें हो रही हैं। हाँ। मैं क्लाइंट की डिमांड भी देख रही हूँ, दोनों चीजें, और अपना डिजाइन भी हम दो अपना टच भी दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जहाँ हैंड पेंटेड आ जाता है वहाँ उनकी उस कॉन्सेप्ट को भी सुन लिया जाता है, और जहाँ पे मैंने खुद का अपना एस्थेटिक सेंस को दिखाना है मैं वहाँ सामने काम दिखा देती हूँ। प्रिंट्स क्या फैशन में है? सॉरी, प्रिंट्स कौन से फैशन में? अभी इस वक्त जो है अब क्लाइंट्स भी डिफरेंट हैं। हाँ। कुछ मोटिव्स के लिए कि फैब्रिक मोटिव जो एक कंप्लीट सिंपल मोटिव्स होते हैं वो डिजाइन करो। हाँ, जैसे कि हाँ। मेरे इस दुपट्टे पे आप इसको सिरेमिक्स, मुल्तानी सिरेमिक्स का सारा पैटर्न आप देख सकती हैं, इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। कुछ के ऊपर मैंने फैब्रिक जो मोटिव्स हमारे जो चल रहे होते हैं वो कैजुअली टिपिकल चलते हैं, वो कुछ में मैं बर्ड्स और उनके साथ प्ले करती हूँ। कुछ डिमांड में वो आते हैं कि हमें इस पे बर्ड, ये वाला बर्ड हो जाए या ये वाली कुछ ऐसा। अच्छा, पिछले 2-3 साल से हमने देखा है कि जानवर, परिंदे हमारी शर्टों पे बहुत ज्यादा, इवन के लॉन पर भी और सर्दी के मौसम में भी बहुत दिखाई देने लगे हैं। लोग भी अब अच्छा, एस्थेटिक दरख्त, सेंस, पत्ते, समंदर, यानी नेचर के करीब तरीन हमारे ड्रेसेस भी होते जा रहे हैं, क्योंकि एस्थेटिक सेंस लोगों के अंदर भी अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। जो मजे की बात है ना, एक लेडी घर में या एक गर्ल, वो हर कोई कॉन्शियस है अपने लिए, अपने फैशन के लिए, अपने काम के लिए। ये बड़ी प्यारी बात है, जिससे उनकी भी वो सेंस जो है वो और ज्यादा, अगर वो करना चाहती हैं इसमें काम तो वो कर पा। नादिया हमारे पास आज पूरी तैयारी के साथ आई हैं और इनके पास पेंट्स भी हैं, इनके पास कुछ मुख्तलिफ स्टोन्स भी हैं, कुछ पर्ल्स भी हैं। तो फिर नादिया से हमारी अगली फरमाइश यही है कि नादिया कुछ हमारे सामने पेंट करने वाली हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कितनी मेहनत करती है। नादिया, हमें कलर्स भी आप साथ साथ बताएंगी, बताएंगी कि क्या बनाने वाली है। श्योर, मैं बताती हूँ। लेकिन पहले थोड़ा फैब्रिक दिखा दें कि बिल्कुल किसी तरह का कोई पेंट नहीं हुआ हुआ है जो नथिंग प्लेन, बिल्कुल ऐसा ही है, प्लेन। यू कैन नो बिल्कुल। मैं लाइव देख रही हूँ ना, इसलिए मैं जरा बताना चाह रही थी। जी नादिया, ओवर टू यू। बिल्कुल देखें, राइट, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं, आज हम एक मोटिव बनाते हैं, कोशिश करते हैं इस टाइम में। जानवर होगा, परिंदा होगा, फूल होगा, हम क्या बर्ड बना सकते हैं, हम बर्ड के साथ फ्लावर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आई कैन डू, यस आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। कलर कॉम्बिनेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे किसी भी चीज को खूबसूरत बनाने के? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कलर कॉम्बिनेशंस, उसके बगैर आप चलेंगे कैसे? मैं ये कहती हूँ कि पॉसिबल नहीं है। आज जो है उसके बगैर हो नहीं रहा। फंक्शंस, इवन मैं कहती हूँ ब्राइडल्स, हर बंदी, हर गर्ल, एवरीबडी वो अपने कलर्स, अपने मेकअप, उन चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस है। ड्रेसेस को लेके कहाँ पे क्या होना चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग के प्लानिंग होती है। अब तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चला जाता है, उसके बगैर तो नहीं चला जाता। अब तो उसके बगैर नहीं चला जाता जनाब, बिल्कुल। अच्छा, गोटा फैशन में है नादिया? गोटा फैशन में हम ले आए वापस अपनी अम्मा का, अपनी नानी का गोटा। मैं सुच्चा गोटा इस वक्त यूज कर रही हूँ अपने। एग्जैक्टली हम आपकी ट्रे में देख रहे हैं जहाँ पर खासा खजाना आपने जमा किया। हाँ, ये और सीरियसली ये मेरा ट्रेयर है। सीरियसली आपने बड़ी प्यारी बात की है। यही मेरा खजाना है और मैं इसको मैं इसके साथ, इसके बगैर अब दिन नहीं गुजरता। ये सामने चीजें होती हैं। नादिया, मुझे ये बताइए साथ साथ कि हमने देखा कि हमारी जितनी भी आजकल ब्राइड्स हैं वो बड़ा कोशिश कर रही हैं कि अपनी नानी का, अपनी दादी का, अपनी अम्मा का जोड़ा पहना जाए, उसको रीन्यू करके। बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इतने खूबसूरत, जितने खूबसूरत वो जोड़े थे ना, मैं सीरियसली मैं खुद एडमायर करती हूँ। अम्मा का आज भी हमारे पास गरारा हम वेयर करते हैं, बहनें 1 by 1 जो है पहनने की कोशिश होती है, लड़ पड़ते हैं समटाइम तो कि ये नहीं कि मैंने पहनना है, अभी संभाला हुआ है। सीरियसली इतना खूबसूरत काम और वो खराब नहीं हुआ। मेरी अगला बात मेरे ज़हन में भी यही थी कि वो इतने साल गुजरने के बावजूद वो चीजें बिल्कुल खराब उसकी मैं दिखा पाऊँ तो मैं नेक्स्ट में जरूर कभी मैं जरूर आपको उसका लस्टर, उसकी खूबसूरती आज भी वैसे ही है। इसीलिए ये गोटा, इसीलिए अब मैं दोबारा इसको अब अपने कपड़ों में जरूर ऐड ऑन करने वाली हूँ, क्योंकि ये इतना प्यारा लगता है। उसमें ऐड होके मैंने एक जोड़ा इसके साथ भी अपना हैंड पेंटेड जो है वो दिया है गोटे के साथ भी। सही। नादिया एक परिंदा प्रिंट कर रही है, लेकिन नादिया अभी मुझे समझ नहीं आई कि ये परिंदा कौन सा है। बताती हूँ। कुछ पेंगुइन भी लग रहा है मुझे। नहीं, लेकिन ये कुछ और भी है। इट्स हमिंग बर्ड। ओह, हमिंग बर्ड है ये। सही। हाँ बिल्कुल। और बड़ा खूबसूरत अंदाज में बिना छापने के। नादिया ने आगाज कैसे किया था? स्टडी किया डिजाइनिंग, फैशन जी मैंने बिल्कुल मैंने MFA किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से।
सही। ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग में MFA के बाद जो है वो मैंने इसको प्रॉपरली जो पेंटिंग को डिजाइनिंग को प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया कि अब इसमें इस फील्ड में ही रहना है और इसमें काम करना है। सही। फिर इसका एक्सपीरियंस जो है वो 16 to 17 years हो गए हैं अब तो काम करते करते। अब तो सब कुछ हाथों में आ गया। हाँ, कोशिश अच्छा, करते। मुझे नादिया, हम गोटे पे वापस आएंगे कि आजकल जो ब्राइडल के ड्रेसेस बन रहे हैं या फिर किसी भी घर में किसी ने भी शादी पे जाना होता है वहाँ भी गोटे का, लप्पे का स्पेशली बहुत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत खूबसूरत ड्रेस के बगैर तो दुपट्टा लगता है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट, मैं अपने गोटे को मैं ये कहूंगी मार्केट लेवल से थोड़ा सा मैंने कलर को वो चूज किया जो बहुत पहले था। अब इसका ऑरेंज कलर, हाँ, आजकल गोल्ड बहुत केसरी गोटा, केसरी गोटा, तो ये मुझे ज्यादा पसंद है। वो व्हाइट वाले से ज्यादा मैं जो अपने ड्रेसेस में यूज कर रही हूँ ना, मैं ये वाला कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई लाइक इट सो मच। ये पुराने लुक को बहुत बहुत खूबसूरत बना देता है। अच्छा नादिया, कोई ऐसा आपके पास पर्ल्स का कलर, स्टोन्स का कलर जो हर किसी के साथ चला जाता है, हर किसी रंग पे उठता हूँ? हर किसी रंग पे पर्ल्स मेरे जो बेसिक मेन जो हैं वो पर्ल्स हैं, स्वरोस्की वर्क और फिरोजा मैं बहुत यूज करती हूँ अपने काम में। फिरोजा बीड बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग का हिस्सा वो पेंटिंग कलर्स में भी आता है, तो इसलिए मुझे फिरोजा पसंद भी बहुत ज्यादा है। पर्ल्स एंड फिरोजा वर्क आई लव टू डू। ठीक, स्टोन्स हमने पहले देखा था कि एक जमाना था, बल्कि 4-5 साल ही हम पीछे चले जाएं तो ऐसा लगता था कि जितना बारीक और छोटा छोटा काम होगा उतना खूबसूरत होगा, लेकिन आजकल ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। मोटे पर्ल्स होंगे, जितने बड़े बड़े स्टोन्स होंगे, उतनी ज्यादा चीज खूबसूरत लग रही होगी। बिल्कुल आपकी बात का मैं यही रिप्लाई करूंगी, इट डिपेंड्स कि आप उसका यूज कैसा कर रहे हैं। हाँ। आप उसको उतना ब्यूटीफुली यूज करें कि वो प्ले का मजा आना चाहिए, वो दिखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए। सिर्फ ये चीजें उसके ऊपर हैं, अदरवाइज ट्रेंड बनाना, ट्रेंड लाइन सेट करना वो कोई सच नहीं, लेकिन आपने कैरी कैसे करना है उसको, ये डिपेंड आपके ऊपर। फैशन करना और साथ में कंफर्टेबल रहना, ऐसा ही है कंफर्टेबल, बिल्कुल। कितना जरूरी है हमारे लिए, कितना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आपने जो कैरी किया हुआ है आप एटलीस्ट उसमें आप वो भी तो हो ना, आप कंफर्टेबल भी तो हो, कहीं इजीली उस चीज को कर सकें, कैरी कर सकें। नादिया, हम आपसे स्टाइल्स भी पूछेंगे कि कट्स आजकल कौन से फैशन में है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सिर्फ तकरीबन 1.5 मिनट है आपके पास। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, हम दिखाना चाहेंगे कि आपने क्या बनाया है। अच्छा, कट्स क्या है आजकल फैशन में? लॉन्ग शर्ट्स हैं, शॉर्ट हैं, गरारे हैं, शरारे हैं, क्या चल रहा है? बिल्कुल बताने वाली हूँ, दोनों चीजें। इन लॉन्ग तो अब आ गई ना, लॉन्ग ट्रेंड में आ गई है, बहुत ज्यादा आ गई है लॉन्ग वाली जो है। तो आप इस चीज को मैं ये कहूंगी कि आपने अपने अकॉर्डिंग, मैं तो बात यही करती हूँ कि आप ब्यूटीफुली कैरी क्या कर सकते हैं, यानी जो आपको सूट कर रहा है फैशन वो है। पॉइंट ये है, बिल्कुल ऐसा है। आपने अपने अकॉर्डिंग, आपने अपने पोस्चर, उसके अकॉर्डिंग आपने कट पहनना है। फैशन के अकॉर्डिंग चले जाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अपने अकॉर्डिंग भी जरा थोड़ा सा देखें कि आपको सूट क्या कर रहा है। ठीक, पॉइंट ये है। अच्छा, कुछ लोग बहुत अंधाधुंध फैशन फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो चीज उनको सूट करे ना करे, लेकिन उन्होंने वो पहननी जरूर होती है। यही बात, ये इस चीज को थोड़ा सा आपको सोच के मैं ये कहूंगी, इसके अकॉर्डिंग मैं जरूर बात करती हूँ कि अपने मुताबिक आप जरूर करें, आप करें जरूर, लेकिन ट्रेंड को, लेकिन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने बॉडी पोस्चर या जो आपके फिजिक, आपको कट जो आपको अच्छा स्मार्ट स्लिम दिखा रहा है। जल्दी से मैं चाहूंगी कि आपने जो पेंट किया है ऐसे ही दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत है, मुझे ब्रेक पे जाना है, आपका थैंक यू करना है। और बन गया जी, कंप्लीट हो गया। मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी, नादिया ने जो एक फूल बनाया है बड़ा प्यारा सा, और साथ में एक परिंदा भी है। बहुत शुक्रिया नादिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और लाइव पेंट करके दिखाने के लिए और इतनी अच्छी कलेक्शन लाने के लिए, दिखाने वालों के लिए। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले गैर यकीनी सूरत हाल मौशी और समाजी खतरा बनकर दुनिया भर को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर चुकी है, जबकि समाजी राब्तों में कमी जिंदगी की बका ठहरी है। इस आलमी वबा की वजह से जहां कारोबारी जिंदगी और मौशी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हुई, वहीं दीगर मामूलात जिंदगी भी उसके असरात से महफूज नहीं रह सके। और इस माहौल में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका हमारे तलबा और तालिबात है। कोरोना वायरस के बायस लगने वाले लॉकडाउन में दुनिया बर्क रफ्तारी से ऑनलाइन तालीमी निज़ाम पर मुंतकिल हुई है और बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ये डिजिटल दुनिया का अरूज है। तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले से ही निज़ाम तालीम काफ़ी हद तक ऑनलाइन था, लेकिन
तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये नागहानी आफत एक चैलेंज साबित हुई है और इसी वजह से तरक्की पजीर ममालिक ने निज़ाम तालीम को ऑनलाइन पर मुंतकिल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर जिद्दोजहद की है, काम करना शुरू किया है। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम तो मामूल के दिनों में भी कोरोना ज़दा ही था, अब तो कोरोना जड़ पकड़ चुका है और इस माहौल में ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई पायदार हल नहीं था जिससे जामे अंदाज में हमारी जो तालीमी सरगर्मियां हैं उन्हें जारी रखा जा सकता। लॉकडाउन की इब्तदा ही से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए नर्सरी ता PhD तालीम देने की जिद्दोजहद शुरू की। ताहम नर्सरी ता हायर सेकेंडरी ऑनलाइन तालीम के इत्तलाक में सिर्फ निजी तालीमी इदारे ही कामयाब रहे हैं, जबकि हुकूमती तालीमी इदारे अजीमुशान इमारतों और वाफिर बजट के बावजूद ऑनलाइन तदरीस में उस तरह से कामयाब नहीं हुए जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। ऑनलाइन क्लासेस पर मुश्तमिल तालीमी निज़ाम का तजुर्बा कैसा रहा? ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तलबा को किन मसाइल का सामना रहा? और ख़ास तौर पर ये जो अभी सिचुएशन चल रही है कि हमारे तलबा और तालिबात तालीम से दूर हो गए हैं, मोटिवेशन उनमें ख़त्म होती जा रही है, उनको परेशानी लाहक है कि वो अपने मुस्तकबिल में क्या करेंगे, वो परेशान है कि उनका साल ज़ाया होने वाला है, बहुत सारी परेशानियां हैं। किस तरह से इस माहौल में ख़ुद को मोटिवेट रखना है, किस तरह से अपनी ऑनलाइन तालीम को जारी रखना है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी हिरा अतहर है, ट्रेनर हैं आप, लाइफ कोच हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हिरा, सबसे पहले तो हमें बताइए कि इंसान के लिए तब्दीली को अपनाना, किसी भी नई चीज़ को अपनाना कितना मुश्किल होता है? बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि आप एक इन्वायरमेंट में थे, एक सेटिंग में थे, ठीक है, आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में चलते जा रहे थे मामूल, क्योंकि जब हमारा दिमाग ना उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है नए इन्वायरमेंट के लिए, नई चीज़ों के लिए। जैसे ही सारा माहौल चेंज होता है, आपके दिमाग को सबसे पहला सिग्नल यही आता है कि यार ये तो चारों तरफ एक डिफरेंट चीज हो गई है, डिफरेंट सिचुएशन हो गई है। दिमाग के लिए इसी तरह के ऑक्सीजन, जिस तरह हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आ गई हो या कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई हो, तो दिमाग के लिए इसको अब्जॉर्ब करना, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हमारे यहाँ मेरा ख्याल है लोगों ने कुछ ज्यादा इसको अनाखा मसला बना लिया है कि तब्दीली को एक्सेप्ट करना, नई चीजों को बहुत मुश्किल से लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब्दीली को एक्सेप्ट करना इंतहाई हमारे लिए खास तौर पे, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार नहीं होता ना, हम लोग बहुत पीछे हैं दुनिया से। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। और जहाँ तक हमारे तालीमी निज़ाम की बात है, जो एक ट्रेडिशनल सेटिंग है और ट्रेडिशनली चीज़ें चलती आ रही हैं, उस माहौल में रहते हुए तो और भी ज़्यादा नामुमकिन सी चीज़। अच्छा, कैसा रहा है वैसे ये तजुर्बा आपके ख्याल में ऑनलाइन तालीम का, ऑनलाइन सिस्टम का? पूरी दुनिया तो पहले ही ऑनलाइन सिस्टम पे जा चुकी थी, लेकिन जी हमारे यहाँ ये बहुत ही नया तजुर्बा रहा है। हाँ जी, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो शुरू में बहुत मुश्किलात थी। सबसे पहली वही वाली बात कि एडेप्टेबिलिटी के बहुत इश्यूज थे, सारे नए माहौल को एडेप्ट करना, उसको समझना। आप एक आदी हैं, हमारी नौजवान नस्ल, अगर मैं बात करूं बाकियों की भी, अगर खुद मैं बात करूं अपने ज़माने की, जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो हमें आदत है कि हम जाएं, मतलब लोगों से मिले जुलें, बातें, 2 क्लासेस हो रही हैं, कोई एक आध बीच में फ्री है तो थोड़ा इंजॉय भी हो रहा है सारा कुछ। खासतौर पर हम किताबों से तो कुछ सीखते ही हैं, मतलब किताबों की बजाय हम इंसानों से ज्यादा सीखते हैं, हम आसपास के माहौल से बहुत सीखते हैं। तो शुरू में तो बहुत ज्यादा मुश्किल था इसको समझना एकदम। अच्छा, आप क्लास तो ले रहे हैं पर आप चारों तरफ देख रहे हैं, तो आप वहीं पे एक बंद जगह पे हैं। पर अगर आप इस पे मेहनत करते रहें, इस पे काम करते रहें, तो अब मैं कहती हूँ कि क्योंकि अब ये 3री दफा है जब मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट भी आई है और काफी कुछ इससे सीखने को भी मिलता है और हम इससे बहुत ज्यादा कुछ लर्न भी कर सकते हैं, बहुत सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे तलबा और तालिबात हैं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास तो बहुत सहूलियात हैं, लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट का सेक्टर है ना, वहाँ पर अभी बच्चों के पास सहूलियात उस तरह से नहीं है। जी बिल्कुल, नेट नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, गैजेट्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वहाँ तक उनकी रसाई नहीं है। वो लोग भी बहुत परेशान है सहूलियात के ना होने की वजह से। बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। हाँ। अगर तो हमारे पास गैजेट्स आ जाएं और इंटरनेट एक अवेलेबिलिटी हो, तो फिर ये बहुत आसान है कि सारे लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे कैन परस्यू देयर एजुकेशन व्हाइल सिटिंग एट होम। वो बहुत आसान है। तो अभी जितने भी हमारे तलबा और तालिबात जैसे क्लास पे पढ़ाया जाता है सब बच्चों को, सारे एक ही लेवल पे चल रहे होते हैं, उसके बाद पता चलता है जी कुछ बच्चे आगे निकल गए हैं, कुछ पीछे। बिल्कुल। अभी जब ऑनलाइन सिस्टम है, कुछ बच्चों के पास सहूलियात ही नहीं है, कुछ बच्चों के पास बहुत अच्छी है, तो ये भी कुछ तजाद नहीं देखा जा रहा कि कुछ बच्चे हो सकता है कि उनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन
सहूलत ना मिलने की वजह से वो पीछे रहे? वो बिल्कुल, अगर तो सहूलियात नहीं है ना, अब जैसे अब कोरोना का किसी को नहीं पता था, एकदम वो आ गया, कुछ लोग, कितने लोग घरों को वापस चले गए, कुछ लोग जिनके पास सहूलियात थी उन्होंने उसको कंटिन्यू कर लिया। पर अगर सहूलियात ही नहीं है तो वहां तो आप पीछे रह गए। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात करें, क्लास में एक होती है आगे बैठने वाले बच्चे होते हैं, वो बहुत तेजी से चीजों को ग्रैस्प कर लेते हैं या बड़े तेज होते हैं, फटाफट सीख रहे हैं, फटाफट मैं वैसे इस बात से आपसे इख्तलाफ करूंगी, कभी जो पीछे बैठने वाले होते हैं ना, चाहे वो तमाम एक्टिविटीज में मसरूफ होते हैं लेकिन समझ सबसे ज्यादा रहे हो। बिल्कुल, ये भी है। मैं खुद पीछे बैठने वालों में से हूँ। मतलब हर दफा नहीं कि आगे बैठने वाले बच्चे, मैं भी पीछे बैठने वालों में से हूँ। पर एक मिसाल के तौर पे मैं कह रही हूँ कि जिस तरह होता है ना कि अगर आगे बैठा है तो आप ज्यादा, आपको मजबूरी भी है, आपने तवज्जो भी देनी है, ऐसे बैठे भी रहना है, एक वो चीज होगी। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन सिस्टम की बात करें ना, ऑनलाइन में दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि पहले तो आपको, जो आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, उनको आपको समझने में और आपको उनको ऑब्जर्व करने में, समझने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी इशू आता है, रहता है क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ना जो ऑनलाइन जब आपने पढ़ाना है ना, आप क्लास का ये होता है कि आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिजिकली लोगों को मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑनलाइन आप वो बॉडी लैंग्वेज को उतना अच्छे से शुरू में नहीं ऑब्जर्व कर पाते। उसका एक हल ये है कि आप ऑनलाइन ज्यादा उनसे इंटरेक्शन करें। अच्छा, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, कुछ तलबा और तालिबात भी देख रहे हैं। ये तमाम बातें, ये मसाइल डिस्कस करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको शेल्टर दे रही हूँ कि आप अच्छा नहीं पढ़े। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, हर मसला अपना हल लेके साथ आता है। हमें ये बताइए कि अब हल क्या है? जो लोग पीछे रह रहे हैं वो किस तरह से कोशिश करें, किस तरह से खुद को मोटिवेट करें कि भाई हमें भी सब कुछ चाहिए, हमने पीछे नहीं रहना, हमने सबके साथ चलना है। अच्छा, मोटिवेट करने का एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कोट के ना, जो लेजीनेस है ना, वो बड़ी हेल्प करती है आपको आगे पुश करने में। ठीक है, अब आप काफी देर अब फ्री रहे हैं, आखिर आप कब तक जो है फ्री रह सकते हैं? फिर दिल चाहता है ना कोई काम किया जाए। कोई काम किया जाए। जब आप एकदम ना तंग आ जाते हैं, अब पहले शुरू में बच्चे शुक्र कर रहे होंगे कि भाई बहुत शुक्र है, भाई जान छुट्टी है। अब जब वो देखते हैं कि उनका एक साल जाया हो गया या उनका इतना इम्पोर्टेंट टाइम जिंदगी का वो जाया हो गया, तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर अभी भी तालीमी इदारे जिस तरह दोबारा बंद हो गए हैं, कभी खुल रहे हैं, कभी पेपर्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, सबसे पहले तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप उसको अपनी तालीम को जारी रखें। आप अगर फॉर एग्जांपल आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते रहें, आप इंटरनेट पे रिसर्च करें, आप उससे रिलेटेड वीडियोस देखें। अब तो फ्री इतने ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो फ्री में कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक ले लें, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स ही फर्ज करें आपने इंप्रूव करनी है, आपने वही इंप्रूव करनी है, आप उसको ऑनलाइन सर्च करें, आपको हजारों की तादाद में फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे और आप उनको कर सकते हैं। हम मोटिवेशन की बात करें, लेकिन हमारी सोसाइटी का, इवन कि हम लोगों में भी ये बहुत फुकदान है कि हम किसी की तारीफ नहीं करते, चाहे कोई कितना ही अच्छा काम कर रहा हो और हम उसको प्रेज कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद हम उसकी तारीफ नहीं करते। और दूसरी जानिब जब किसी की बुराई की बात आती है, तनकीद की बात आती है, तो हम सबसे पहले लाइन में खड़े हुए होते हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल 100% सच है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम किसी की तारीफ नहीं, किसी के अच्छे कामों की तारीफ नहीं कर रहे हैं और बस एक नेगेटिवली क्रिटिसाइज करें, तो जो अच्छी चीजें हैं ना, वो लोग वो भी करना छोड़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो आप उनकी जो अच्छे काम है उनको हाईलाइट करें, उसकी तारीफ करें कि भाई ये आपने ये चीजें हैं, ये आपने बहुत अच्छे की हैं। और फिर जो आपको लगता है कि जो खामियां हैं, उनको अपने तरीके से उनको बताना होता है कि आप यकीन जानिए, आप किसी को मोटिवेट करते हैं, आप किसी की तारीफ करते हैं ना, तो चाहे वो जितना ही निकम्मा बच्चा हो, जितना ही निकम्मा वो हो, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में एक बार ख्याल जरूर आता है कि भाई मेरे में कुछ ना कुछ तो है ना कि मेरी तारीफ की जा रही है, तो फिर वो आगे बढ़ के काम करना शुरू कर दिया। ये आपने 100% सच बात की है। ये 16 आने और 100% सच बात है। और दूसरी जानिब अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उसको नेगेटिव साइड पे ले जाएं, तो वो बेचारा डाउन होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और ये तो इवन इंसान तो इसका उस पे तो उसके मनफी या पॉजिटिव असरात आते ही हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट इवन एक स्कूल में हुआ था, जहाँ पे 2 प्लांट्स रखे गए थे और बच्चों को बोला गया था कि एक पौधे के पास जाके आपने बहुत तारीफ करनी है उसकी, और एक पौधे के पास जाके आपने उसकी बुराई करनी है। और वो करते रहे और 2 से 3 माह में जो एक पौधा था वो भी अब्जॉर्ब किया उन चीजों को, माहौल को बिल्कुल एब्जॉर्ब किया। एक पौधा ग्रो करता रहा और एक पौधा बिल्कुल वो खराब हो गया। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर हफ्सा खान है, माहिर तालीम है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेट हो गई, मौसम ने तो नहीं तंग किया आपको? फॉग की वजह से। अच्छा चले, खैर कोई बात नहीं। हमें ये बताइए, ऑनलाइन तालीम पे हम बात कर रहे हैं, बच्चे हमारे घरों में हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज जाना चाह रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं है।
कैसा रहा हमारा ऑनलाइन तालीम का जो एक निज़ाम शुरू हुआ, कैसा रहा तजुर्बा? क्योंकि मैं खुद भी एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं उस तबके को टारगेट किया हुआ एजुकेशन के लिए जिसको बहुत अनप्रिविलेज्ड क्लास है, इस्लाम कम्युनिटी हमारी। तो मैंने भी उन बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, जिसमें उसके प्रोज भी थे और उसके कॉन्स भी थे। एक तो ये कि आप एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस टीच कर सकते हो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। सेकेंडली ये कि आपका टीचर का और स्टूडेंट का एक स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाती है ऑनलाइन एजुकेशन। उसमें स्टूडेंट्स ओपनली वो एक जो क्लासरूम में उसे फेस करना पड़ता है कि वो बोल नहीं पाता है, किस तरह से उसने अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, वो नहीं होता है इसमें। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे जो हमने ऑब्जर्व किए। इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे बच्चों के पास लैपटॉप्स नहीं है, अगर हैं तो उनको यूज़ करना नहीं आता है। क्लासेस के दौरान क्लासेस स्किप हो रही हैं, वो इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने फेस की। तो ऐसा है कि मिला जुला रुझान आपको मिला है इसमें। लेकिन अगर मिडिल क्लास की बात की जाए या लोअर मिडिल क्लास की बात की जाए तो उनको इससे उस तरह से फ़ायदा नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। ठीक, डॉक्टर अफसा हमें ये बताइए कि अब चले ये मामला शुरू तो हो गया है, चाहे कोरोना ने ही कुछ हमें आगे बढ़ने का मौका दे दिया है, अब इसको आगे ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना कुछ थमेगा तो हम फिर वही रवायती तालीमी निज़ाम पे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ काम होना चाहिए इसको बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। हमारे यहाँ भी तो बात हो रही है ना, पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन। तो कोरोना में प्रूव करना चाहिए था। हमारे जो डिजिटल प्रोग्राम्स थे वो कोविड से पहले आ चुके थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्चिंग की थी उसकी डिजिटल प्रोग्राम्स की, तो वो नज़र आने चाहिए थे टेक्नोलॉजी कोविड के दौरान। लेकिन होता ये था कि अगर 60 की स्ट्रेंथ है तो 10 से 15 बच्चे क्लास ले रहे हैं। और सेकेंडली ये कि आपने किस तरह से मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा, या उसने जस्ट म्यूट करके और वो ऑनलाइन होकर साइड पर हो गया। बहुत बदतमीजियां हाँ जी, टीचर्स के साथ, तालिबात के साथ की जानिब से की गई साथिज़ा के साथ। तो इस पे स्ट्रिक्ट रूल्स आने चाहिए थे, प्रॉपर SOPs के साथ ये सिस्टम लेके आना चाहिए था। लेकिन हम लोग रैंडमली लेकर आए हैं, एक स्कूल ने किया, फिर उसको देख के दूसरे ने कर लिया, तीसरे ने कर लिया। तो ये ओवरऑल गवर्नमेंट की जानिब से होना चाहिए था, बाकायदे इसके ऊपर SOPs आने चाहिए थे कि किस तरह से इस सिस्टम को आगे लेके चलना है। चले अभी तो हालात ऐसे थे कि हम रैंडमली चले गए, लेकिन अभी हमारे पास बहुत वक्त है, हम इस पे हमारे निज़ाम तालीम जो है वो बेहतर हो सकता है कि अगर हम ऑनलाइन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। हिरा, हमें ये बताइए कि अभी जिस तरह बच्चे हमारे घर पे हैं, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे? किस तरह से उनके टाइम टेबल सेट करें, किस तरह से उनको स्टडी के साथ जोड़ें, किस तरह से उन्हें अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए बहुत बड़ा टफ टाइम है कि मतलब पहले बच्चे घर से जाते के लिए बहुत टफ टाइम है, छोटे बच्चे। पेरेंट्स तो शुक्र अदा करते थे कि बच्चे जा रहे हैं और चलो भाई अब हम घर में तरीके से सारे काम कर दें। तो अब पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को बहुत मोटिवेटेड रखें, खुद से उनके साथ बैठें। कोई उन्हें चीज नहीं समझ आ रही फॉर एग्जांपल, तो उनको सिर्फ दिलासे देने से कि नहीं करो करो हो जाएगा, तो क्यों नहीं कर रहा, या कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। उनके साथ बैठे, उनकी चीजों को समझ, सबसे पहले तो उनके मसाइल को समझें। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी के अब्बा, जैसे मेरे अब्बा मैथ्स में बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो किसी के अम्मी अब्बा किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ उनकी हेल्प करें, उनके साथ ऑनलाइन चीजों को देखें, समझें। मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। मुझे मैथ्स कभी पसंद नहीं आया, मुझे मैथ्स कभी समझ नहीं आया, इवन कि आज तक नहीं आया। मुझे खुद बहुत नफरत है मैथ्स से। मैंने बहुत मुश्किल से मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं पढ़ो नहीं। अब इवन मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, तो जब मेरे पेपर्स होते थे ना, तो पेपर्स का क्या है जी, सुबह सुबह मेरी अम्मी मुझे 5 बजे उठा देंगी और मुझसे सुनेंगी दोबारा कि भाई सारा सुनाओ, फिर मैं पेपर दे के आऊंगी, फिर सुनेंगी कि अच्छा सारा सुनाओ। अब जब माँ बाप इतनी ज्यादा हेडेक लेते हैं बच्चों की खातिर, तो यही इस वक्त भी उन्हें करना है कि उन्हें पुश करते रहें। हफ्सा, मैथ्स की हम बात करें, कुछ बच्चे होते हैं किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी का कोई है, लेकिन हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आपने ये पढ़ना है, आपने ये करना है। मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बहन मैथ स्टैट मास्टर PhD कर रही है। मैं हैरान होती हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि समझ लेते हैं, लेकिन अपना अपना टैलेंट है, अपनी अपनी सोच है। बच्चों को अभी भी वक्त है, बहुत वक्त है अब बच्चों को समझने को, उनको समझाने को कि किस तरह से आप खुद में जो छुपा टैलेंट है उनको समझें और अपने लिए बेहतर फील्ड चूज करें।
ऐसा ही है, बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आपने यही मैथ्स पसंद, पेरेंट्स को अगर मैथ्स पसंद है, वो चाहते हैं उसका बेटा या बेटी इंजीनियर बने, तो उसको उसी तरफ लेकर जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि सिर्फ लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से डिग्री उनके पास आ जाती है, बट वो आगे जॉब फिट नहीं होते हैं। वो आगे फिर कोई किसी अपना जो उनका बचपन से उसके अंदर एक टैलेंट होता है प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले गैर यकीनी सूरत हाल मौशी और समाजी खतरा बनकर दुनिया भर को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर चुकी है, जबकि समाजी राब्तों में कमी जिंदगी की बका ठहरी है। इस आलमी वबा की वजह से जहां कारोबारी जिंदगी और मौशी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हुई, वहीं दीगर मामूलात जिंदगी भी उसके असरात से महफूज नहीं रह सके। और इस माहौल में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका हमारे तलबा और तालिबात है। कोरोना वायरस के बायस लगने वाले लॉकडाउन में दुनिया बर्क रफ्तारी से ऑनलाइन तालीमी निज़ाम पर मुंतकिल हुई है और बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ये डिजिटल दुनिया का अरूज है। तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले से ही निज़ाम तालीम काफ़ी हद तक ऑनलाइन था, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये नागहानी आफत एक चैलेंज साबित हुई है और इसी वजह से तरक्की पजीर ममालिक ने निज़ाम तालीम को ऑनलाइन पर मुंतकिल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर जिद्दोजहद की है, काम करना शुरू किया है। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम तो मामूल के दिनों में भी कोरोना ज़दा ही था, अब तो कोरोना जड़ पकड़ चुका है और इस माहौल में ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई पायदार हल नहीं था जिससे जामे अंदाज में हमारी जो तालीमी सरगर्मियां हैं उन्हें जारी रखा जा सकता। लॉकडाउन की इब्तदा ही से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए नर्सरी ता PhD तालीम देने की जिद्दोजहद शुरू की। ताहम नर्सरी ता हायर सेकेंडरी ऑनलाइन तालीम के इत्तलाक में सिर्फ निजी तालीमी इदारे ही कामयाब रहे हैं, जबकि हुकूमती तालीमी इदारे अजीमुशान इमारतों और वाफिर बजट के बावजूद ऑनलाइन तदरीस में उस तरह से कामयाब नहीं हुए जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। ऑनलाइन क्लासेस पर मुश्तमिल तालीमी निज़ाम का तजुर्बा कैसा रहा, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तलबा को किन मसाइल का सामना रहा और ख़ास तौर पर ये जो अभी सिचुएशन चल रही है कि हमारे तलबा और तालिबात तालीम से दूर हो गए हैं, मोटिवेशन उनमें ख़त्म होती जा रही है, उनको परेशानी लाहक है कि वो अपने मुस्तकबिल में क्या करेंगे, वो परेशान है कि उनका साल ज़ाया होने वाला है, बहुत सारी परेशानियां हैं। किस तरह से इस माहौल में ख़ुद को मोटिवेट रखना है, किस तरह से अपनी ऑनलाइन तालीम को जारी रखना है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी हिरा अतहर है, ट्रेनर हैं आप, लाइफ कोच हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हिरा, सबसे पहले तो हमें बताइए कि इंसान के लिए तब्दीली को अपनाना, किसी भी नई चीज़ को अपनाना कितना मुश्किल होता है? बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि आप एक इन्वायरमेंट में थे, एक सेटिंग में थे, ठीक है, आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में चलते जा रहे थे मामूल, क्योंकि जब हमारा दिमाग ना उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है नए इन्वायरमेंट के लिए, नई चीज़ों के लिए। जैसे ही सारा माहौल चेंज होता है आपके प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। शायर कहता है कि कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गले विच गमदा तोक विसी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक विसी। नाज़रीन, ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के मारूफ शायर मुनीर न्याजी के, जिन्हें एहतजाजी शायर के नाम से भी पहचाना जाता है। मुनीर न्याजी को मद्दाहों से बिछड़े आज 14 बरस बीत गए हैं। आज उनके मद्दाह उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं। जबकि मुनीर न्याजी साहब की शायरी की बात करें तो उन्होंने जंगल से वाबस्ता अलामात को अपनी शायरी में खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। उन्हें इनकलाबी शायर कहा जाता रहा। उन्होंने जदीद इंसान के रूहानी खौफ और नफ्सी कर्ब का इजहार के लिए चुड़ैल और चील जैसी अलामात का इस्तेमाल किया। मुनीर न्याजी की नज़मों में इंसान का दिल जंगल की ताल पर धड़कता हो। मुनीर न्याजी का शुमार उर्दू और पंजाबी के बुलंद पाया शायरों में होता था, होता है और हमेशा होता रहेगा। उर्दू के मारूफ अदीब अशफाक अहमद ने मुनीर न्याजी की एक किताब में उन पर मजमून में लिखा है कि मुनीर न्याजी का एक एक शेर, एक एक मिसरा और एक एक लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता जहन के पर्दे से टकराता है और उसकी लहरों की गूंज से कुव्वत समात मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। मुनीर न्याजी साहब का कहना था कि वो हमेशा देर कर देते हैं। वो कहाँ कहाँ देर करते रहे, दिखाते हैं आपको। देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो,
उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो। क्या अच्छी वाह। बहुत देरीन रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं। है नाज़रीन, कारीन अदब के अजहान मुअत्तर किए हुए तवाना लबो लहजे की मालिकिन खुशबू और इनकार की शायरा परवीन शाकिर ने अपने जाने के बाद भी आज तक मद्दाहों के दिलों को रोशन सितारे की तरह चमका रखा है। उन्होंने सच ही कहा था कि मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे होने की गवाही देंगे, और आज तक गवाही दे रहे हैं। परवीन शाकिर की मुनफरिद किताब खुशबू मंजर आम पर आई तो शायरा के अल्फाज की महक हर सू फैल गई। अपनी मुनफरिद शायरी की किताब खुशबू से अंदरून और बैरून मुल्क बेपनाह उन्होंने मकबूलियत हासिल की और उन्हें इस किताब पर आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनकी शोहरा याफा गजल खुशबू उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। वाह वाह चलने वाह का वाह वाह। हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई। उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। वाह 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 वाह। ए मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की। वाह। ए मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। ए मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की। अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर। बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर। वाह 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 वाह। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की उसने कमाल कर। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो। मेरे लबों पे मोहर थी क्या कहने पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा
वाकिफ हाल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके। क्या कहने। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। क्या बात थी जी परवीन शाकिर साहिबा की। नाज़रीन, इसी बात के साथ मुझे आपने इजाज़त देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, सांसों ने वफा की, तो पीर की सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।